इस प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के मैकेनिज़्म को पढ़ा था। इस वीडियो में हम सेकंड मैकेनिज़्म पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड मैकेनिज़्म जो हमारा है ये है ड्रग अफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पे कैसे दवाइयाँ इफ़ेक्ट करती है इसे पढ़ना है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म होता है बैक्टीरिया के अंदर वो होता है फॉलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉलिक एसिड बनती कैसी है बैक्टीरिया में या फिर एक नॉर्मल सेल में। फॉलिक एसिड बनने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहले आता है पेरिडीन, फिर आता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड पाबा और लास्ट में आता है ग्लूटामेट। ये तीनों चीज़ें कंबाइन होके बनाती हैं फॉलिक एसिड। ये फॉलिक एसिड जो बनती है ये डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड होती है, FH2 लिखते हैं हम इसे। और यहाँ पे इस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज होता है वो होता है हमारा फॉलिक एसिड सिंथेस। अब ये जो फॉलिक एसिड बना है हमारा ये इनएक्टिव होता है। अब इसे हमें एक्टिव करना पड़ेगा। तो जो फॉलिक एसिड का एक्टिव फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं फॉलिनिक एसिड। ये होता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। अब यहाँ पे हमें फॉलिक एसिड को फॉलिनिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे FH2 है, FH4 है, तो जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा वो कौन सा होगा? डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज। तो यहाँ पे डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड से बनता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड जो होता है एक्टिव फॉर्म। अब ये एक्टिव फॉलिक एसिड बन गया, ये क्या करेगा? ये बनाएगा DNA। तो ये जो मैकेनिज़्म हमने पढ़ा ये होता है फॉलिक एसिड सिंथेसिस का मैकेनिज़्म। अच्छा, फिर जो हम डाइटरी फॉलिक एसिड लेते हैं वो कौन सी फॉलिक एसिड होती है इनमें से? वो होती है हमारी इनएक्टिव वाली फॉलिक एसिड, डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड। ये फिर बाद में कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉलिक एसिड में, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया डाइटरी फॉलिक एसिड यूज़ नहीं कर सकती। तो बैक्टीरिया अगर डाइटरी फॉलिक एसिड यूज़ नहीं कर सकती तो उसे फॉलिक एसिड खुद बनाना पड़ता है। तो बैक्टीरिया क्या बोलती है कि हम किसी का मांग के नहीं खाएंगे, हम अपनी फॉलिक एसिड खुद बनाएंगे। अब अगर हम बैक्टीरिया के इसी खुददारी पे चोट कर दें तो बैक्टीरिया अपनी फॉलिक एसिड नहीं बना पाएगी। तो मतलब हम ये खाना भी अपना नहीं बना पाएगी और ऊपर से ये दूसरे से खाना मांग के खा नहीं सकती, तो ये भूखे होकर मर जाएगी। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन आते हैं बैक्टीरिया के फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोकने के लिए। पहला है कि हम फॉलिक एसिड सिंथेस एंजाइम को ख़त्म कर दें, इसे इनहिबिट कर दें, तो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस रुक जाएगी। और दूसरा ऑप्शन आता है कि हम यहाँ पे डाईहाइड्रोफॉलिक रिडक्टेज जो एंजाइम था इसको हम अगर रोक दें तो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस रुक जाएगी। फर्स्ट वाले ऑप्शन में फॉलिक एसिड सिंथेस को रोकने के लिए जो हम दवा यूज़ करते हैं वो होता है सल्फोनामाइड। अब इसमें क्या होता है कि जो सल्फोनामाइड होता है ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है पाबा के। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो एंजाइम होती है ये एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे पाबा पे बाइंड करना है या फिर सल्फोनामाइड पे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। तो इसके वजह से वो कन्फ्यूजन के कारण फॉलिक एसिड का सिंथेसिस रुक जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जो ऐसे इन्फेक्शन जहाँ पे पस फॉर्म होता है वहाँ पे हम सल्फोनामाइड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि पस के अंदर ये पाबा भर भर के होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है। अब अगर वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में पाबा है तो वहाँ हमने अगर सल्फोनामाइड दिया तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होने के कारण पाबा का अमाउंट अगर वहाँ ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि जो एंजाइम है ये सीधा जाके पाबा पे बाइंड करेगी और फॉलिक एसिड का सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगा। तो वहाँ पे जो सल्फोनामाइड है वो बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं रोक सकता। फिर हमारे पास अब दूसरा ऑप्शन बचता है कि हम डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज एंजाइम को रोकें। अब इसे रोकने के लिए जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं वो 3 मेडिसिन है। फर्स्ट का जो नाम है वो है ट्राइमेथोप्रिन, पैरीमीथामिन एंड मीथोट्रेक्सेट। ये तीनों दवाइयाँ क्या करती हैं?
ये जो डाईहाइड्रोक्सी फॉलिक एसिड रिडक्टेस एंजाइम होता है, इसको रोक देती हैं और इसके रुकने के कारण फॉलिक एसिड का सिंथेसिस आगे नहीं हो पाता। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ह्यूमन में क्या होता है कि ये डाइट्री फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को भी रोक देती हैं, उसको कन्वर्ट, डाइट्री फॉलिक एसिड जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसे ये एक्टिव में कन्वर्ट नहीं होने देती। तो अगर वो एक्टिव में कन्वर्ट नहीं होगा तो ह्यूमंस के अंदर भी फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी। इसके वजह से क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा। तो ह्यूमंस में ये तीनों मेडिसिन यूज़ करने के कारण मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमंस के अंदर भी फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देती हैं। अब ये जो तीनों दवाइयाँ हैं ये तीनों स्टैटिक मेडिसिन है, ये कोई भी साइडल की क्लास में नहीं आते। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि ये तीनों दवाइयाँ एक ही एंजाइम पे काम करती हैं, डाईहाइड्रोक्सी फॉलिक एसिड रिडक्टेस एंजाइम पे, लेकिन ये तीनों के यूजेस अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइमीथोप्रिन है ये बैक्टीरिया में यूज़ होता है, बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड रिडक्शन के लिए। जो पायरीमिथामिन है ये पैरासाइट में यूज़ होता है, और ये जो मीथोट्रेक्सेट है इसको हम ह्यूमंस में यूज़ करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। अब अगर ये सेम एंजाइम को रोक रही हैं तो इनके अलग अलग यूजेस क्यों हैं? तो इसका आंसर ये है कि ये जो तीनों मेडिसिन है इनकी अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग इनकी एफिनिटी होती है। तो जो मीथोट्रेक्सेट है ये ह्यूमंस में यूज़ होता है, पायरीमिथामिन पैरासाइट में यूज़ होता है, और ट्राइमीथोप्रिन जो है ये बैक्टीरिया में यूज़ होता है। ह्यूमंस में ये क्या करते हैं, ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया करते हैं क्योंकि ये फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सल्फोनामाइड होता है ये भी स्टैटिक होता है, लेकिन सल्फोनामाइड और इन तीनों मेडिसिन का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम देते हैं तो वो साइडल हो जाता है, वो बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो आगे हम एक एक करके सारे मेडिसिन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सल्फोनामाइड को। तो जो सल्फोनामाइड में मेडिसिन आते हैं इनके नाम देख लेते हैं पहले हम। अब सल्फोनामाइड के जो ड्रग्स हैं सबके नाम में सल्फा ये वर्ड कॉमन रहेगा, एक्सेप्ट वन जिसका नाम है डेप्सोन। तो जैसे हम देख लेते हैं दवाइयों का नाम, सल्फाडॉक्सिन, सल्फासाइटिन, सल्फासोक्साजोल, सल्फामिथॉक्साजोल, सल्फासैलाजिन, सल्फाडायजिन, सल्फासीटामाइड। सिर्फ एक ऐसी मेडिसिन है जिसका नाम में सल्फा नहीं आएगा, वो है डेप्सोन। अब ये जो सल्फा ड्रग्स होते हैं ना, ये जनरली हम सुने होंगे पहले भी कि सल्फा ड्रग्स होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। तो अब एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है कि स्किन पे रैशेस पड़ते हैं। तो अब सल्फा ड्रग्स को हमें पढ़ना है तो हमें रैशेस के ABC आने चाहिए, ABC ऑफ रैशेस। इससे हम याद रखेंगे कि सल्फोनामाइड के कुछ फीचर्स। पहला ये कि ए से होगा अप्लास्टिक अनीमिया। जो सल्फोनामाइड होते हैं ये अप्लास्टिक अनीमिया कॉज करते हैं, इसमें सारे ब्लड काउंट जो है वो कम हो जाते हैं। सेकंड जो है ये क्या करता है, ये बिलिरुबिन का डिस्प्लेसमेंट करता है। इसमें क्या होता है कि हम समझते हैं, सपोज़ ये हमारा ब्लड है, अब ये ब्लड में यहाँ पे ये बिलिरुबिन होता है। अब बिलिरुबिन हमेशा अकेला नहीं होता, ये किसके साथ होता है, ये होता है अल्ब्यूमिन के साथ में। अब यहाँ पे सपोज जब हमारा ये आता है मेडिसिन सल्फोनामाइड, तो सल्फोनामाइड भी सिमिलर होता है किससे, बिलिरुबिन से। यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई, ये बोलता है कि ये मेरी जगह है और ये डिस्प्लेस कर देता है बिलिरुबिन को। तो क्या होता है कि अल्ब्यूमिन के पास बिलिरुबिन को हटा के चला जाता है हमारा कौन, सल्फोनामाइड, और जो हमारा ये बिलिरुबिन है ये हो जाता है फ्री। तो अब ये फ्रीली ब्लड में घूमते रहता है। अब सपोज़ यहाँ पे ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन के आसपास है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। अब क्या होता है कि जब ये बिलिरुबिन निकलता है ब्लड से बाहर जाता है तो बोलता है चलो घूम के आता है। अब ये जाना चाहता है ब्रेन में लेकिन जा नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट है। अब सपोज़ यही इस केस में एक अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी रहा होता जिसकी ये ब्लड ब्रेन बैरियर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए होते, तो क्या होता, तो अभी अगर ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि ये जो हमारा बिलिरुबिन है ये यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा बेसल गैंग्लिया में, और फिर ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है यहाँ पे। तो किसी किसी केस में क्या होता है कि ये बिलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट करते हैं सल्फोनामाइड। सी जो हमारा है ये है क्रिस्टल यूरिया। ये जो हमारे सल्फोनामाइड होते हैं ये सॉल्यूबल नहीं होते हमारे यूरिन में, तो क्या कर सकते हैं, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकते हैं यूरिन के अंदर।
तो अगर ये प्रेसिपिटेट ज़्यादा हो गए, ज़्यादा अमाउंट में, तो ये क्या करेंगे, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देंगे, फ्लो नहीं होने देंगे और ये किडनी फेलियर भी हो सकती है। इसलिए जनरली जब भी हम सल्फोनामाइड देते हैं तो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वाटर इंटेक को अपनी बढ़ा दे ज़्यादा, जिसकी वजह से ईज़िली वो निकल जाएंगे बाहर सल्फोनामाइड्स। अब जो सल्फोनामाइड सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा पानी में, उसमें कम चांस होगा क्रिस्टल होने का। तो कौन सा ऐसा सल्फोनामाइड है जो कि बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में? वो होता है सल्फासॉक्सासोल। ये मिनिमम क्रिस्टल होने का चांस होता है इससे, क्योंकि वाटर में बहुत ज़्यादा ये सोल्यूबल रहता है। अब यहाँ पे जो आर है, आर फॉर रैशेस। अब सल्फोनामाइड से एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तो रैशेस भी होने के चांसेस रहते हैं। ये जो ए है, ए स्टैंड फॉर एसिटाइलेशन मेटाबॉलिज्म। तो जो सल्फोनामाइड होते हैं ये एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होते हैं। एस स्टैंड फॉर एसएलई। एसएलई का मतलब होता है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। ये एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो जिसकी वजह से क्या होता है कि इम्यून सिस्टम खुद के ही टिश्यूज़ पे अटैक कर देता है। फिर देखते हैं हम एच। एच जो होता है ये हीमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंसी पेशेंट। ये हमने जनरल जब पढ़ रहे थे एंटीबायोटिक्स तो वहाँ पे भी हमने ये पढ़ा था ये टर्म। इसमें क्या होता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन मेडिकेशंस, इन्फेक्शन या फिर स्ट्रेस की वजह से। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो रेड ब्लड सेल्स ब्रेक हो रहे हैं तो उसमें हीमोलाइसिस होने के चांसेस रहेंगे। अब इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार हम देख लेते हैं। तो जो हमारा ये सल्फाडॉक्सिन होता है ये क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड है। फिर जो सल्फासाइटिन होता है ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है। सॉक्सासोल तो हमने अभी पढ़ा था कि जो सल्फासॉक्सासोल होता है ये मिनिमम क्रिस्टल यूरिया होने का चांस होता है क्योंकि हाईएस्ट सोल्यूबल सल्फोनामाइड है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो सल्फासेलाजिन है ये दो जगह यूज़ होती है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ करते हैं और दूसरा ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। अब यहाँ जो सल्फाडायाजिन है इसके बारे में देख लेते हैं। जो सल्फाडायाजिन का सिल्वर सॉल्ट होता है, सिल्वर सल्फाडायाजिन, इसका जो लोशन होता है इसे हम लगाते हैं जनरली बर्न पेशेंट में। इसका लोशन जो होता है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये पानी को रिटेन करता है। तो पानी को रिटेन रखेगा, इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्किन है वो ड्राई नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन केसेस में जहाँ पे पेशेंट होते हैं बर्न के। बर्न पेशेंट में हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर ये जो होगा सल्फासीटामाइड। सल्फासीटामाइड क्या होता है, ये आई के इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, आई ड्रॉप्स में जनरली पाया जाता है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स को हम एक बार देख लेते हैं, डेप्सोन। डेप्सोन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है लेप्रोसी में। और एक और स्किन की कंडीशन है जिसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस है, उसका नाम है डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मस। ये तो थी हमारी सल्फोनामाइड की। आगे हम देखते हैं ये जो ऊपर हमने 3 मेडिसिन पढ़े थे, ट्राइमिथोप्रिन, पायरिमिथामिन और मीथोट्रेक्सेट, हम इनके कॉम्बिनेशंस देखते हैं क्योंकि ये दवाइयों को हम अकेले नहीं देते हैं, इन्हें हम कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं सल्फोनामाइड के। तो हम इनके कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। जो पहला कॉम्बिनेशन था ये है हमारा ट्राइमिथोप्रिम और उसके साथ में हम सल्फा मिथॉक्सासोल देते हैं। अब जब हम इनके कॉम्बिनेशन कर रहे थे तो अलग अलग रेशो में हम कॉम्बिनेशन करके देख रहे थे कि कौन से रेशो में ये सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया को मारते हैं। तो जो रेशो निकल के आया कि जिसमें ये सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया को मारते हैं वो है 1:20 का रेशो। जो 1 है वो ट्राइमिथोप्रिम का रेशो है और जो 20 है वो सल्फा मिथॉक्सासोल का है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने एक नई मेडिसिन बनाई जिसका नाम था कोट्रीमोक्सासोल। ये कोट्रीमोक्सासोल जो है ये कैसे पड़ा इसका नाम, ये जो CO है ये स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, ये ट्राई है ये है ट्राइमिथोप्रिम और मोक्सासोल स्टैंड फॉर सल्फा मिथॉक्सासोल। फिर जब हमें इनका रेशो पता चल गया कि ये 1:20 के रेशो में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया को मारते हैं ह्यूमन ब्लड में, तो हमने इनके टैबलेट्स बना दिए 1:20 के रेशो के। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि जब ये टैबलेट को हमने ट्रायल के लिए भेजा, क्लिनिकल ट्रायल के लिए, तो पता चला कि ये टैबलेट बाहर तो हमने 1:20 का बनाया लेकिन ये ह्यूमन के अंदर जाते ही, ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते ही ये 1:80 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। फिर हमने जब पता किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है तो पता चला कि दोनों ये जो मेडिसिन है इनके फार्मेकोकाइनेटिक्स अलग अलग है। अब अलग फार्मेकोकाइनेटिक्स होने की वजह से ऐसा हो रहा था। तो हमने क्या किया कि जो टैबलेट हम 1:20 के रेशो में बना रहे थे हमने उसे 1:5 के रेशो में बनाया। और फिर हमने जब पाया कि ये जब क्लिनिकल ट्रायल किया तो ह्यूमन बॉडी में जाके ये 1:5 का टैबलेट 1:20 के रेशो में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो मार्केट में जो कोट्रीमोक्सासोल का टैबलेट मिलता है ये होता है 480 mg का, जिसमें से 80 mg होता है
ट्राइमिथोप्रिम, और जो 400 mg होता है वो होता है सल्फा मिथोक्साजोल का। अब हम देख लेते हैं कि ये जो मेडिसिन हमने बनाई थी कोट्रीमोक्साजोल, ये ड्रग ऑफ चॉइस कौन कौन सी इन्फेक्शन में होता है। तो जो इसको हम याद करेंगे PNB के निमोनिक से। जो P है सबसे पहले ये होता है न्यूमोसिस्टिस ज़ीरोविकाय। इसमें क्या होता है कि ये न्यूमोसिस्टिक निमोनिया होता है। ये न्यूमोसिस्टिक ज़ीरोविकाय जो है ये फंगल इन्फेक्शन होता है, ये निमोनिया कॉज करता है। N स्टैंड फॉर नोकार्डिया। ये नोकार्डिया एक बैक्टीरिया है जो नोकार्डियासिस करता है। B स्टैंड फॉर बर्कहोल्डिया सिपेसिया। इसको हम प्रीवियसली स्यूडोमोनास भी कहते थे। अब ये बर्कहोल्डिया सिपेसिया जो है ये भी इसकी भी इन्फेक्शन में हम कोट्रीमोक्साजोल यूज़ करते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। सेकेंड जो कॉम्बिनेशन है हमारा वो है पायरीमिथामिन और साथ में सल्फाडॉक्सिन का। अब जैसे इसका हमने एक नाम दिया था कोट्रीमोक्साजोल, ऐसे स्पेसिफिकली इन दोनों के कॉम्बिनेशन का कोई ऐसे नाम नहीं है, बट ये पायरीमिथामिन और सल्फाडॉक्सिन का जो कॉम्बिनेशन होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसमें, मलेरिया में और टॉक्सोप्लाज्मा में।